सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हॉट टॉपिक है कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री वर्सेस नैनी वीजा, वर्क वीजा में कौन सा बेस्ट है, उसके फैक्ट्स देखेंगे। दोस्तों, एक्सप्रेस एंट्री में आइल्स के बैंड एजुकेशन काफी हाई चाहिए, यानी कि एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट का बहुत ऊंचा होना स्वाभाविक है। तो नेचुरली क्या होता है कि जो एवरेज कैंडिडेट है वो नैनी केयर वीजा की तरफ जाते हैं, ये आम लोग की धारणा है। मगर आज मैं जो बताने चला हूं उससे आपकी ये धारणा डिसॉल्व हो जाएगी कि नैनी वर्क वीजा में भी प्रोबेबिलिटीज हैं अच्छे एजुकेटेड स्टाफ के जाने की, प्रोवाइडेड वो नैनी कोर्स करें। इस एजुकेटेड यूफोरिया में ना रहें कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें तो जरूरत नहीं है। हमें तो आईसीसीआरसी के लॉयर ने बोला है कि आप तो एमएससी नर्सिंग हो या आप तो बीएमएस हो, तो इसमें आपको जरूरत नहीं है ये कोर्स करने की। नए रूल 2019 के मुताबिक आपको 6 मंथ्स का मॉड्यूलर कोर्स नैनी का, जिसमें डिसेबल्ड, चाइल्ड केयर, प्रेगनेंसी, मैटरनिटी और चाइल्ड केयर, वो दोनों मिला के डिसेबल्ड हो गया, फिजियोथेरेपी का मॉड्यूल, तो ये तो होने ही चाहिए। प्लस मेंटल हेल्थ का भी इशू है इसमें, और जो स्पेशल एजुकेशन है जैसे ऑटिस्टिक वगैरह, उसके भी मॉड्यूल होते हैं। अब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें चाइल्ड केयर, जिसमें डिसेबल्ड केयर, जिसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्लस फिजियोथेरेपी का एंगल, प्लस मेंटल हेल्थ का एंगल, प्लस साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड एंड एल्डर केयर, ये चीजें मॉड्यूल किसी में भी, ना एमएससी नर्सिंग में, ना बीएमएस में, ना एमबीबीएस में इकट्ठी नहीं कराई जाती, ना ही बीएड, एनटीटी, ईटीटी में करवाई जाती है, या अर्ली चाइल्डहुड केयर का भी जो कोर्स है उसका। एक्सप्रेस एंट्री में एक आदमी के, मान लीजिए वैसे तो इस साल जो कट आउट आया है वो 454 आया, उससे पहले 445 था। सीआरएस जो कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है एक्सप्रेस एंट्री में, 454 बहुत ऊपर अंक जा रहे हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन एक्सप्रेस एंट्री में भी बढ़ रहा है। अब देखने में आया है कि जब बंदा मैरिड होता है, अपने साथ स्पाउस, बच्चे को लेकर जाना चाहता है, तो उसके पॉइंट काफी हद तक मेजोरिटी केसेस में, मैं मेजोरिटी केसेस कह रहा हूं, में कम हो जाते हैं। जब वो स्पाउस के साथ, बच्चे के साथ जब इकट्ठे जाने की एक्सप्रेस एंट्री में करते हैं तो उसके पॉइंट सीआरएस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता, तो उसमें आपस में इशू आ जाता है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। या कई लोग मैरिज को डिले करते हैं, या ये कहते हैं कि हमारे जोशी ने कहा है कि आप अकेले चले जाओ, बाद में वाइफ को बुला लेना, या फिर वो ये शो करते हैं कि हम मैरिड ही नहीं है, वो टोटली इलीगल है। क्योंकि जो कनाडा की एम्बेसी उसमें पंजाबी 80% है, उनको पता लग जाता है स्मेल से, मुश्क से ही इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मैं कहता हूँ इश्क, मुश्क और रश्क। रश्क का मतलब यहाँ पे ये है कि बंदे को कीड़ा हो बाहर जाने का, वो भी छुपता नहीं है कि बंदा कुछ छुपा रहा है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी बंदे के 450 पॉइंट हो रहे हैं, तो लगभग मेजोरिटी ऑफ केसेस में अगर वो स्पाउस का साथ में शो करता है सीआरएस रैंकिंग में, तो उसका 450 की जगह 430 आ जाता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में। एक बात बता रहा हूं, जैसे ये टेक्निकल रीजन है, उसको समझना होगा कि क्या कनाडा डिस्क्रिमिनेशन करता है कि मैरिड बंदे को पॉइंट कम देता है, ऐसा कुछ नहीं। एज वाइज अगर विदाउट स्पाउस जाए बंदा तो 100 पॉइंट है, और अगर विद स्पाउस जाए तो 100 पॉइंट है, और अगर विदाउट स्पाउस जाए तो 110 है, 10 पॉइंट बढ़े। और उसके बाद जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, अगर विदाउट स्पाउस जाए बंदा, हस्बैंड या वाइफ के, प्रिंसिपल एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, तो 140 है। अगर वो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ जाता है, 140 है विद स्पाउस, और विदाउट स्पाउस है 150। और उसके बाद आता है
ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर विद स्पाउस देखते हैं तो 150 है, और अगर हम विदाउट स्पाउस देखते हैं तो 160 है। 10 पॉइंट का फर्क यहां पड़ गया। कनाडा वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो विद स्पाउस 70 पॉइंट मिलते हैं और विदाउट स्पाउस 80 पॉइंट, यानी कि टोटल 40 पॉइंट का फर्क पड़ जाना बहुत बड़ी बात है। पीआर की तरफ बंदा अग्रसर हो और बंदे से हाथ से लड्डू निकल जाए तो मियां बीबी लड़ेंगे आपस में। तो दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी इसमें ये बनती है कि अगर स्पाउस बैचलर या बैचलर से ऊपर पढ़ा लिखा है या लिखी है तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर वो मास्टर या पीएचडी है तो एजुकेशन के उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर उसने ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CLB 9 के लेवल की है तो उसको 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस स्पाउस को है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। मैं इस फिर दोबारा आता हूं, अगर स्पाउस की एजुकेशन मास्टर या पीएचडी है तो 10 पॉइंट, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CLB 9 है तो 20 पॉइंट, और कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो 10 पॉइंट। 40 पॉइंट जो लूज किए थे वो गेन भी हो सकते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मगर ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। अब सवाल ये हुआ कि जब एक कैंडिडेट को ये लगता है कि वो अगर शो करता है कि वो स्पाउस के साथ जा रहा है, हस्बैंड या वाइफ के साथ, एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट, तो उसको वकील मना करता है कि तूने अकेले जाना है, पीआर डालनी है और उसके बाद बुलाना है उनको। अब वैसे ही उनसे क्वेश्चन पूछेगी क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो है या तुम्हारा हस्बैंड क्यों पीछे रह गया। सपोज करो उसकी वाइफ रह गई तो क्या चिट्ठी पढ़ाई जाती है, ICCRC वकील या दूसरे वकील उनको क्या समझाते हैं। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा, उनको ये समझाया जाता है कि तुम्हारी रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं कहीं ये ना हो कि एक बंदा उधर रह गया और एक बंदा इधर रह गया। पहला कहता है कि मान लीजिए लड़की इधर रह गई तो वो कहते हैं कि वो लाइफ के उस चरम सीमा पे है, लड़का बोलता है जैसे तोते को रटाया है कि उसकी जॉब बड़ी जबरदस्त है, वो सेटल्ड है प्रॉपर, या उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो उसको पेनल्टी देनी होगी फाइनेंशियली, वो हम कंपनसेट नहीं कर सकते। नंबर 2 कहा जाता है कि हो सकता है लड़की प्रेग्नेंट हो, तो ये कहा जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है इस करके मैं लेके नहीं आना चाहता, कहीं मिस कैरेज ना हो जाए, हमारा पहला बच्चा है या जो भी है। दूसरी बात, प्रेग्नेंट लेडी को कोई एडवाइस भी नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर लड़की यानी कि वाइफ के साथ एक बच्चा भी है तो ये कहा जाता है कि बच्चा छोटा है, वो एकदम ठंडे माहौल में क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं अकेला ही आ गया यहाँ पे। चौथा ये कहा जाता है कि 2 बच्चे हैं और वाइफ है, तो कहे जी बच्चे जब 3-4 साल के होंगे तब मैं करूंगा, क्योंकि मेरी अभी जॉब नहीं लगी, अभी मैं जॉब पीआर करके ढूंढूंगा और फिर मैं अपने वाइफ को पीआर के लिए स्पॉन्सर करूंगा बच्चों को, क्योंकि 2 बच्चे हैं, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के आंसर बताए जाते हैं, उसमें लेजिटिमेट भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो स्कोर ड्यूप ना कर जाए। अगर ये करेंगे कि अब मैं वाइफ के साथ जाना चाहता हूं या हस्बैंड के साथ जाना चाहता हूं, तो फिर एड ऑन होगा। एड ऑन में अगर एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ना हुआ तो डिप करेगा। जहां 450 अंक आने थे या 440 आने थे, 30 या 40 कम हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पीआर ली। तो नेचुरली हर एक बंदे में इश्क मुश्क रक्ष रहता है कि मैंने जाना है। कीड़ा आ गया जब, खासकर पंजाबी में, तो कीड़े ने बहुत तंग करना है। अब नेचुरली फिर सोल्यूशन लूप होल ढूंढे जाते हैं। इंडिया के कानून में लूप होल लोग ढूंढ लेते हैं, कनाडा के में भी लूप होल ढूंढ लिए, क्योंकि वहां भी तो वकील बने जाके, हमारे ही लोगों ने बने जब। दोस्तों, इस पूरी मोरल ऑफ स्टोरी का है कि एजुकेशन बढ़ाओ। हस्बैंड को कौन कहेगा, एक लड़की कह सकती है कि तुम एजुकेशन बढ़ाओ, तुम आयल्स करो। जिसने जिंदगी भर कभी चम्मच उठा के ना देखा हो, माँ बाप के पास ज्यादातर लोग शाही जिंदगी जीते हैं लड़के, किंग साइज, तो काम ही नहीं करते। ये मेजोरिटी केसेस में है, सभी के लिए नहीं मैं कह रहा। तो उसमें क्या होता है कि लड़के को कहो कि तुम 5 बैंड के 7 कर लो, वो कहाँ करेगा। +2 भी उसने या BA भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से खरीदी होती है। बाद में पता लगता है कि सारे लोग छत्तीसगढ़, हिमाचल
या राजस्थान या अरुणाचल क्यों जा रहे हैं, जब इतनी पंजाब में है तो बाद में पता लगता है कि ये लोग क्यों जाते हैं बाहर। वो प्रक्योर करते हैं कुछ लोग, तो उस हिसाब से वो प्रक्योर करते हैं तो सीधे ही 80-90% नंबर ले लेते हैं। जिस बंदे की 10वीं-12वीं में मुश्किल से वो 33 नंबर में पास हुआ था, वो 90% ले रहा है BA MA में कनाडा की PR के लिए। ये तो साफ पता लग जाता है। तो दोस्तों अब ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो वकील कहता है तुम्हारी वाइफ या प्रिंसिपल एप्लीकेंट हस्बैंड चला जाए, बाद में वो सेट होगा, 1 साल बाद बुला ले, क्योंकि मिनिमम 1 ईयर का पीरियड लगेगा, फिर स्पॉन्सरशिप उनकी दे दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप तो निकलो भाई, बाद में देखेंगे। तो उसमें परेशानी ये रहती है कि हो सकता है कि वहां पे जब आपका वीजा लग भी जाए तो एयरपोर्ट पे जब आप कनाडा के उतरो उस टाइम तक क्लेश पड़ा रहता है, वहां भी आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो दोस्तों वकील जैसा गाइड करते हैं वैसा ही कैंडिडेट बोलता है। अब नेचुरली क्या होगा कि कैंडिडेट के दिमाग पे बोझ, मैरिज की भी जो बॉन्ड है वो भी हिलने लगते हैं, चूल्हा हिलने लगती है पंजाबी च कहते हैं इसनो। तो दोस्तों जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नैनी वीजे में ये लोचा नहीं है। अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी की, उसके पास जॉब ऑफर है, एक्सपीरियंस है, नैनी का कोर्स है, 13 क्लासे की ECA हुई है, तो उस पे निर्भर करता है कि वो परफॉर्मेंस कैसे देता है जाके इंटरव्यू में। फिजिकल इंटरव्यू में परफॉर्मेंस वो बढ़िया दे दे तो कोई स्यापा नहीं कि कैंडिडेट का हस्बैंड कच्ची फेल हो, कच्ची मीन्स LKG में फेल हो तो भी कोई चक्कर नहीं, बच्चे 4 हों वो भी चले जाएंगे, यानी कि पॉइंट हिलेगा नहीं, यानी कि स्पाउस के ले जाने से क्लेश नहीं होगा। मोरल स्टोरी, उसको बीवी या हस्बैंड अपनी स्पाउस को ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अब तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने फिजिकल इंटरव्यू देनी है, उस फिजिकल इंटरव्यू में अगर बेड़ा पार हो गया तो बच्चा भी चला जाएगा, डिपेंडेंट वीजा, चाइल्ड एजुकेशन यानी कि स्टडी वीजा मिल जाएगा और हस्बैंड को वर्क वीजा मिल जाएगा। दोस्तों यहां पे बहुत बड़ी बात ये आ जाती है कि नैनी वर्क वीजा 2 साल में PR हो जाता है, और बंदे के पास प्लस पॉइंट क्या है, वहां पे जाके ऑक्यूपेशन रिलेटेड आप 2 साल हो, 2 साल बाद आप नैनी का प्रोफेशन छोड़ भी सकते हो, और उसके बाद आप चाहो तो वहां जाके एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हो, और 2 साल बाद आपकी PR है, और वो PR आपने अप्लाई करके जानी। अब ये चीज आप अंदाजा लगा लो कि एक्सप्रेस एंट्री में इतना लंबा लोचा, इतनी लंबी दिमाग पे बोझ, स्पाउस वीजे का, उसको स्पाउस वीजा नहीं कहते, फैमिली रिलेशनशिप वीजा कहते हैं, जो कि हम एक्सप्रेस एंट्री के साथ जब अपने स्पाउस को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। तो दोस्तों आपने दिमाग की विंडो में ये क्लियर कट क्वेश्चन डालनी है कि अगर एक्सप्रेस एंट्री में जाना है आपने, तो या तो आपका स्कोर सीधे ही 500 से ऊपर हो जाए, कोई फिक्र नहीं कि हस्बैंड कम पड़ा है, क्या है, 2 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 500 550 के ऊपर से निकाल दो, सीधा ही सिक्सर मारो। अगर आप वहां पे घूम रहे हो 440, 50, 60, 70, तो ये चीज होनी लाजवाब है। फिर आपको ये वकील जरूर कहेंगे, माननीय वकील, कि आप टूरिस्ट वीजा लगाओ अपनी वाइफ का। अब टूरिस्ट वीजा जरूरी तो नहीं है कि एक्सेप्ट हो कनाडा का, और फिर उसके बाद वहां जाके ये कन्वर्शन में कर लेना, वहां कह देना कि ये टूरिस्ट वीजा पे आ गई तो ऐसा, ये कहानियां हैं। क्योंकि मतलब ये आप साफ लगाइए कि बहुत अच्छे वकील ने ये एक दिन टीवी पे बता रहे थे कि 10 में से 3 केस या 100 में से 33 केस ड्रॉप होते हैं इस वजह से कि जिसमें एक बंदा जा रहा होता है और वो अपनी स्पाउस को नहीं लेके जाता, तो टेक्निकल रीजन डिफाइन ना करनी वजह से वो बंदा भी पीछे ही रह जाता है, रिजेक्शन हो जाती है। दोस्तों ये ध्यान रखना है। अगर वकील उसको बोलते हैं अगर टूरिस्ट वीजा लगा के स्पाउस वाली जो PR हस्बैंड हो गया तो वाइफ जल्दी जाना चाहती है, उसमें पेशेंस नहीं है, तो कई बार टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट भी हो गया तो वकील कहते हैं कोई नहीं, हो गया तो कोई नहीं, बाद में स्पॉन्सरशिप तो आ जाएगी। इतना भारी रिस्क है। देखो अगर तो जिंदगी में यहाँ पे आप 25-30 हजार कमा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर कनाडा जाने,
अपनी जड़ों से दूर जाने के। मगर फिर भी अगर बंदे में बहुत ज्यादा ये धुन सवार हो जाए तो नेचुरली प्रेफर करो नैनी वाले। मैं ये नहीं कहता कि मैं नैनी वाली साइड पे हूं, मैं ये कहता हूं कि आपके पास फैक्ट क्या है। आप जैसे रेक्टेंट और प्रोडक्ट्स होता है, रेक्टेंट जब रेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट राइट साइड पे होते हैं, तो रिएक्शन राइट साइड पे चला जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ राइट साइड पे नैनी वीजा ही आएगा, लेफ्ट साइड पे ही रह जाएगा कैनेडियन एक्सप्रेस। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। नैनी के संबंध में अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज आपने जानी है तो व्हाट्सएप कीजिए 9872468540, व्हाट्सएप ओनली। और दूसरा हमारी वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com। धन्यवाद दोस्तों।